Hello, good morning, dear students. So, today is our third day of the lecture of NCERT 9th class, chapter number 5, that is the fundamental unit of the life. ठीक है, chapter number 5, that is the fundamental unit of life. That is what? That is what? That is cell. ठीक है, that is what? That is cell. Okay. क्या ये चीजें बार बार बताने की जरूरत आ रही है क्या? क्या ये चीजें बार बार बताने की जरूरत आ रही है क्या? सो सबसे पहली चीज आप फटाफट से जाइए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? ताकि नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए और डिले नहीं करो हर चीज में, है ना। वैसे ही हम कम आलसी थोड़ी है, वैसे ही हम कम आलसी थोड़ी है। सो फटाफट जाके ये काम कर लो, छोटा सा काम है, ठीक है। तो हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में क्या क्या देख लिया था। कल मैंने आपको रे डायग्राम बना करके दिखाया था। क्या था उसमें? सबसे पहली चीज डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहली चीज, मैं क्लास में आते ही पहला काम क्या करती हूँ, रिवीजन करवाना। क्योंकि मुझे पता है आपको कितना भी बोल दो, कितना भी बार बार बोल दो, आप लोग नहीं करते होंगे। आप में से बहुत लोग नहीं करते होंगे रिवीजन। जब मैंने कह रखा है कि भाई फ्लो चार्ट बनाया था, उस तरीके से याद करना है, रिवीजन करना है, नहीं करते होंगे बहुत लोग। मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि जिस बेंच पे आप लोग बैठ के पढ़ते हो, उस बेंच से हम लोग भी तो निकले ना। सो पहले डिस्कवरी पढ़ी थी, फिर हमने सेलुलरिटी के बारे में पढ़ी कि मल्टीपल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूनिसेलुलर वाले कौन से होते हैं, ये चीजें बात की थी हमने। डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है इनमें, ठीक है। तीसरी बात हमने करी फंक्शनलिटी की, कि फंक्शन कैसे होता है, कैसे करते हैं, ठीक है। फंक्शनलिटी, ओके। नेक्स्ट चीज हमने क्या पढ़ी थी? नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी थी कि कोर कंटेंट सेल के क्या होते हैं। क्या पढ़ा था? सेल के कोर कंटेंट क्या होते हैं, दैट इज membrane, cytoplasm, and that is done. नेक्स्ट पॉइंट हमारा था ये चीज डिस्कवरी हम लोग कर चुके हैं, मतलब पढ़ चुके हैं। सेलुलरिटी हो चुकी है, फंक्शनलिटी हो चुकी है, कोर कंटेंट में आपकी मेम्ब्रेन वाला पोर्शन डन है, ठीक है। आज हमको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, और इसके अलावा है सेल के ऑर्गेनेलीज। 6 टाइप ऑफ ऑर्गेनेली हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कौन कौन से 6 टाइप हैं, ठीक है। और वैसे इसमें अगर हम सब पॉइंट बनाएं तो मेम्ब्रेन का एक सब पॉइंट इजीली बन जाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिफरेंट काइंड ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में, ठीक है। तो मेम्ब्रेन का एक सेपरेट पॉइंट बनाना चाहो तो वो भी बन जाएगा, ठीक है। और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से 6 टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो सेल में मौजूद होते हैं और डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बायो मतलब बायो जुड़ी है किससे? लाइफ से, ठीक है। तो जो लाइफ जी रहे हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। आपको पता होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। 11th क्लास में भी पढ़ोगे बायो में वापस से लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बट वही है कि हर चीज को इलाबोरेट करके लिखा हुआ है ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो।
सो कुछ चीजों के कंफ्यूजन जो है एनसीईआरटी ने इस छोटी क्लासेस में छोड़ रखे हैं, इसलिए कि आप फर्दर क्लासेस में जब स्टडी करो, तो आपको मिल जाए। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है इसके बाद सेल ऑर्गेनेली के बाद लास्ट पार्ट जो हमारा बचता है वो बचता है डिवीजन का। ठीक है, सो आपको इस रे डायग्राम से समझ आ रहा होगा कि हमारा पोर्शन कितना बाकी है। सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेली एंड डिवीजन वाला पोर्शन। और डिवीजन जो है वो सिंपल काइंड ऑफ सेल डिवीजन दिया है आपके सिलेबस में। कौन सा? सिंपल काइंड ऑफ। और वो सिंपल काइंड ऑफ जो डिवीजन है उसे बोलते क्या है, कैसे होता है, ये हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, आ गई सब लोगों को चीज समझ में? आ गई क्या? सबसे पहले मेरी आदत है कोई चीज को पढ़ने की तो मैं ऐसे ही स्टडी करती हूँ। जो आपकी नोट्स बन रहे हैं उसके फर्स्ट कवर पेज पे ये बना लीजिए। जब रिवीजन करें तो पेंसिल से टिक कर लीजिए मेमोराइज करते हुए कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया। ओके, नहीं कंफ्यूजन आ रहा है तो जाकर के नहीं याद हो रहा तो क्या करना है, एक बार लेक्चर वीडियो वापस से देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो भूलना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यू नो दैट वेरी वेल कि ऊपर आपके आका है और नीचे हम काका बैठे हुए। ठीक है क्या? हाँ जी, न्यूक्लियस ये पढ़ने वाले थे ना हम। देख लेते हैं लास्ट वाला एक बार ताकि कोई कंफ्यूजन। हाँ, लास्ट जो है हमने एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था और आप लोगों को बोला था कि जाकर के उसकी स्टडी करना। मुझे नहीं लगता किसी ने की होगी। चलो कोई नहीं, हम देख लेते हैं किया क्या था इन्होंने। सेल वॉल की स्टडी की थी, प्लांट्स, फंगस, बैक्टीरिया और इन सब की स्टडी की थी कि उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा था। हाइपोटोनिक मतलब जो सेल के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, किसकी? सॉल्वेंट की। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन कम है इसीलिए वो क्या कहलाया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होगा करते हैं। The cell of plants, fungi and bacteria to withstand with very dilute hypotonic solution external media। hypotonic कौन सा है? एक्सटर्नल मीडिया है। उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी। ठीक है, और विदाउट द bursting in such media the cells tend to take up water by osmosis। इनका मतलब क्या है कि सेल्स जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू पानी को अंदर एनगल्फ करेगी। किस केस में करेगी? जब पानी की वाटर की कंसंट्रेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये क्या है अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो हम अगर बात करें इंटरनल में तभी मूवमेंट होगा जब ये सॉल्यूशन कैसा हो? हाइपोटोनिक हो। मतलब जो सेल है उसमें कंसंट्रेशन क्या है? कम है। मैंने क्या बात की थी? हम ब्रैकिस रेफरेंस से बात करते हैं सेल की टर्म्स में। ठीक है, जिस हम बायोलॉजिकल सेल की बात करें उसकी टर्म्स में वहां कंसंट्रेशन कम है, दैट विल बी कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपो मतलब कम और कंसंट्रेशन वहां कम है इसीलिए। ठीक है, तो दिस सेल स्वेल्स। सेल में अगर पानी जाएगा, कंटिन्यूअस पानी जाएगा तो सेल कैसी हो जाएगी? कुछ ऐसी हो जाएगी। मतलब सेल क्या हो रही है? स्वेल अप हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? सेल इज गेटिंग स्वेल अप। ठीक है, और बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। और वो सेल वॉल के अगेंस्ट क्या कर रही है? प्रेशर क्रिएट कर रही है। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को किसी बोरी में बंद कर दिया कि मैम क्या चाह रहे हो? आप हमसे पढ़ाना नहीं चाह रहे, आप बोरी में बंद करना चाह रहे हो?
एग्जाम्पल ले लो बच्चों, मुझे कर दो बोरी में बंद, और क्या। तो मान लो कि आपने क्या करा, आप में से कोई एक बहुत शैतान बच्चा है, उसने किसी बच्चे को बोरी में बंद कर दिया। अब वो बोरी से निकलने की कोशिश करेगा। बोरी मतलब तो सब जानते हो ना कि अंग्रेज हो। सो उसने बंद कर दिया, तो वो क्या करेगा, ट्राई धक्का देगा ऐसे, मतलब कि मुझे निकालो टाइप्स। ठीक है, तो जो उसकी वॉल है, मतलब एक्चुअली वो मेम्ब्रेन, आप लोग बोलोगे कि वो मैम वो मेम्ब्रेन है, ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल ले लो कि मान लो कि वो वॉल है, ठीक है, वो वॉल है, उस वॉल पे वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि मुझे निकलने की जगह दो या बढ़ने की जगह दो, या तो मुझे मेरा एरिया बढ़ा दो, या तो मेरा एरिया बढ़ा दो तो मैं आराम से रह सकूं। ठीक है, क्योंकि आलसी लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा, कि अच्छा है बाहर दीन दुनिया से दूर मस्त रहूंगा मैं तो अपने अकेले में। होंगे ऐसे भी कुछ लोग, तो वो खुश हो रहा था कि भाई अच्छे से आराम से रह रहा हूँ, लेकिन वही वाली बात कि वो धक्का मार रहा था कि भाई निकलने की कोशिश करो, जगह दो मुझे। सो वो क्या कर रहा है, एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है किसपे, सेल पे, सेल वॉल पे। वो सेल वॉल पे प्रेशर क्रिएट कर रही है कि मुझे या तो मेरा एरिया बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, या फिर मुझे निकालो। ठीक है, दो ही चीजें हो सकती है इस केस में। सो द द wall exerts an equal pressure against the swollen cell। मतलब हुआ क्या, ये स्वेलअप वाली सेल जो है, ये स्वेलअप वाली जो सेल है, ये सेल वॉल की तरफ, ये क्या है हमारी सेल वॉल है, ठीक है, इस सेल वॉल की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करेगी। क्यों करेगी, ये समझ आ गया ना चीज को, एक प्रेशर क्रिएट करेगी, और बदले में, अब आपने कुछ दिया तो बदले में भी तो कुछ मिलेगा ना। बदले में जो वॉल है ये भी प्रेशर क्रिएट करेगी, प्रेशर बाय वॉल। ठीक है, कोई कोडवर्ड नहीं है भाई, कल को कोई देख ले एकदम से बोले कोडवर्ड लिखा है मैम ने, PBW, प्रेशर बाय वॉल। ठीक है, अब वॉल भी क्या करेगी, इसमें प्रेशर क्रिएट करेगी। ठीक है, और वो प्रेशर क्या करेगा, बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cell। मतलब हुआ क्या कि इस वजह से क्या होगा, एनिमल सेल की कंपैरिजन में, एनिमल सेल की कंपैरिजन में ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि एनिमल सेल में मेम्ब्रेन होती है, वॉल नहीं होती है। हाँ, पता है इतनी चीज सब लोगों को। सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल में, कॉज कॉज हमें अडेप्ट होना है, और वॉल आपको अडेप्ट होने की परमिशन नहीं देती है। समझ रहे हो, अगर अडेप्ट नहीं होंगे तो एनवायरमेंट से छुट्टी हो जाएगी कभी की। ठीक है, और डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होने के लिए सेल की परमिएबिलिटी जरूरी है। मान लीजिए हमारी बॉडी सेल वॉल की बनी होती, सेल वॉल में एक फिनोमेना है जो एब्सेंट है, दैट इज सेमी परमिएबिलिटी और सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी। जब वो फिनोमेना ही एब्सेंट है तो क्या होगा, भाई जिसको आना है वेलकम, जिसको नहीं आना है निकलो। अब भी मैंने सब कुछ हो रहा है, तो मान लो कि हम फूड में क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह खाते हैं, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आपकी बॉडी में पेट्रोल डाल दिया, सिलेक्ट करने वाला तो कोई है ही नहीं ना, जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ। क्या बन जाएगा, क्या बन जाओगे तुम लोग, पेट्रोल का टैंक, आराम से पेट्रोल निकालो, आग लगाओ, बढ़िया, सही है ना। सही है नहीं है, चलो नेक्स्ट पहुंचते हैं। थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में बात हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सीरियसनेस नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब बीच में एंजॉयमेंट होना चाहिए यार। सो हमने तीन चीजों की बात की थी, किसकी, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड
एंड व्हाट? साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म। इन तीन चीजों की हमने बात की थी, ठीक है, क्लियर है चीजें। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस है क्या? सबसे पहली बात, न्यूक्लियस का आपने कहाँ देखा था? सबसे पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी देखी थी, दैट वाज अबाउट अनियन। अनियन के बारे में जो हमने पील ऑफ किया था, तो कुछ ऐसी हमें सेल्स दिखाई दी थी, ठीक है, कुछ ऐसी सेल्स दिखाई दी थी। और सेल्स के बीच में क्या मौजूद था? सेल्स के बीच में क्या मौजूद था? न्यूक्लियस, ठीक है। जनरली न्यूक्लियस सेल की सेंट्रल पार्ट में होता है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि सेल की डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी को ध्यान रखने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करवाने के लिए क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपकी जो बिल्डिंग है ना, कोचिंग बिल्डिंग मान लो, स्कूल बिल्डिंग मान लीजिए, उस बिल्डिंग के बाहर की जो मेम्ब्रेन, मतलब बाहर का जो साइड है, वो कहलाएगा वॉल, ठीक है। और मान लीजिए कि हम अंदर एंटर हुए, तो एक रूम होता है, पर्टिकुलर क्लासरूम होता है, जहाँ पे पर्टिकुलर क्लास बैठती है, ठीक है, तो वो अलाउ करती है, सिलेक्शन करती है कुछ लोगों को अंदर आने के लिए, ठीक है। तो वो जो दूसरी क्लास जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्लास क्या कहलाएगी? मेम्ब्रेन। और उसमें बैठे हुए कुछ लोग क्या कहलाएंगे? सेल कहलाएंगे, मान लो। और टीचर जो है वो क्या कर रहा है? उस एक्टिविटीज पे ध्यान रख रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस। ये जस्ट रफ एग्जांपल के लिए है, अब इसमें कोई एनालिसिस करने नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर ऐसा है, मैम आपने कहा था हर सेल का एक न्यूक्लियस होता है, तो इस हिसाब से हमें पढ़ाने के लिए हर एक स्टूडेंट के पास हर एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दिमाग में लगा, एकदम चीजें समझने के लिए बोली जाती हैं कुछ चीजें, उनमें लॉजिक फिर आप लोग ऐसे ढूंढने लगे, तो फिर तो हो गया, फिर तो मैं लॉजिक देना ही बंद कर दूंगी। सो किया क्या इन्होंने? अनियन पील को प्रिपेयर किया था, याद है आप लोगों को? हमने क्या करा? उसको आयोडीन सॉल्यूशन में रखा, उस पील को, दो जो पील हमने अलग की थी उसे किसमें रखा? आयोडीन सॉल्यूशन में रखा। किसमें रखा? आयोडीन सॉल्यूशन में रखा। क्या हुआ उसको रखने से हमने क्या देखा? ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज, ठीक है, आगे डिफरेंस क्या आ रहा है। और इसके बाद क्या हुआ कि ये पील है, ठीक है, ये ईच गेट इवनली कलर्ड। तो जो पील है, आयोडीन की वजह से क्या ऐसा हुआ? डिड ईच सेल इवनली कलर हो गई? अकॉर्डिंग टू दैट केमिकल कंपोजिशन, डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल गेट कलर्ड डिफरेंटली। सबसे पहली बात हमने ये पढ़ी थी स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कि कभी भी जो है सेल की शेप साइज सेम होना जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है। फंक्शन क्या करती है, कहाँ मौजूद होती है, किसने ओरिजिन किया, इस काइंड ऑफ एक्टिविटीज पे डिफेक्ट, इस वाली काइंड ऑफ एक्टिविटीज डिफाइन करती है कि वो सेल कैसी होगी, ठीक है, तो डिफाइन करती है। इसका मतलब क्या है? देयर आर differences in the cell, डिफरिटी, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरिटी होती है। कुछ रीजन ऐसे हैं जो डार्कर हैं कंपैरिजन दी अदर रीजन, ठीक है। मतलब हुआ क्या? डिफरेंट कैसे दिखा? चीजें डिफरेंट, इसको क्लियरली बना देते हैं। चीजें डिफर कैसे करी? चीजें डिफर कुछ इस प्रकार करी कि कुछ सेल्स जो हैं डार्क कलर की होंगी, कुछ लाइट कलर की होंगी, ठीक है। सारी सेल्स इवनली कलर्ड या इवनली अपीयरिंग नहीं होगी। इसमें कलर्ड को क्यों मेंशन किया? कलर को क्यों मेंशन किया? क्योंकि आप जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो फर्स्ट चीज आपको कलर ही दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप अंदर की एनाटॉमी में घुसोगे, बाहर की एक्टिविटी कैसे दिखेगी? कलर के अकॉर्डिंग, कलर कैसा आ रहा है, क्या दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है चीजें। आफ्टर दैट
मैं बात करूं कि आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड आल्सो यूज सेफ्रेनिन, ठीक है, सेफ्रेन का सॉल्यूशन यूज कर सकते हो या मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन स्टेन करने के लिए यूज कर सकते हो। अब सेफ्रेनिन और मिथाइलिन ब्लू है क्या? ये दोनों डाइज हैं टू कलर बायोलॉजिकल थिंग्स, सेफ्रेनिन एंड मिथाइलिन ब्लू। इसमें से जो कुछ हैं ये आप आगे क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। इसमें से कुछ जो डाइज होती हैं, कुछ जो केमिकल्स हैं जो डाई का काम करते हैं, वो कुछ साइटोप्लाज्मिक है और कुछ क्या है, कुछ साइटोप्लाज्मिक है, कुछ न्यूक्लियस वाले, ठीक है। जो साइटोप्लाज्मिक है वो प्लाज्मा को कलर शो करता है, ठीक है, और जो न्यूक्लियस वाले हैं वो न्यूक्लियस को कलर शो करेंगे। कैसे? मतलब मान लीजिए कि एक सेल है, ये सेल मैंने बनाई, ठीक है। अब सेल में क्या मौजूद है? सेल में क्या मौजूद है? सेल में मौजूद है क्या? ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और मैंने ये मिलाया है मिथाइलिन ब्लू। क्या मिलाया है? मिथाइलिन ब्लू मिलाया, ठीक है, ठीक है क्या? और ये सेल का न्यूक्लियस है। ये ब्लू कलर का दिखने वाला क्या है? साइटोप्लाज्म। मिथाइलिन ब्लू मिलाते ही क्या दिख रहा है? ब्लू कलर का, दैट इज साइटोप्लाज्म। क्लियर चीजें? क्योंकि वो जो डाई है वो किसको कलर करती है? साइटोप्लाज्म को। जिसको कलर करेगी उसका कलर शो हो जाएगा, दूसरे वाले का नहीं होगा, ठीक है। तो पता चल जाएगा डिफरेंस कौन सा क्या है। और उसके अलावा क्या हो सकता है कि इसको इसने डार्क कलर दिया हो लेकिन इसको लाइट कलर दिया हो, ये भी डिफरेंस आता है क्या? इसको दिया है डार्क कलर, इसको दिया है लाइट कलर, ठीक है। क्लियर चीज है? अब क्या दिख रहा है कि वी हैव ऑब्जर्व सेल फ्रॉम अनियन, लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर बॉडी। भाई स्टार्टिंग हमने किससे की? बॉटनी से की, अनियन से की। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस दिखाई देते हैं, हमारी बॉडी में क्या दिखता है। लेट us take a glass slide with a drop of water on it using an ice cream spoon. कितने लोगों को आइसक्रीम खाने की इच्छा हो गई? स्पून बोलते हैं आइसक्रीम स्पून, जिससे हम आइसक्रीम खाते हैं ना, वो वाला स्पून, ठीक है। Gently scrape the inside surface of the cheek. Does any material get stuck on this spoon? With the help of a needle, we can transfer this material and spread it evenly on the glass slide kept ready for this. सबसे पहली चीज क्या करनी है, ये एक्चुअली बताता है हमें बकल एपिथेलियम के बारे में बता रहा है। हमारी चिक जो है, जो ये प्यारे प्यारे आप लोगों के गाल हैं, चिक्स हैं, उसके इंटरनल सरफेस में बकल एपिथेलियम होती है। क्या होती है बच्चों? बकल एपिथेलियम। आप लोगों को याद होगा, नहीं तो मैं याद करवा देती हूँ कि हमने जब अनियन सेल के बारे में बात की उसमें भी हम एपिथेलियम, एपिडर्मिस निकालते थे। वहां पे क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। यहाँ क्या बोल रहे हैं? एपिथेलियम। इसको आइसक्रीम के स्पून से, जिससे आइसक्रीम खाते हैं, उस स्पून से स्क्रैच करेंगे हल्का सा। आपने नोटिस किया होगा कई बार हम जब गर्म चीजें खाते हैं तो भी कुछ पार्ट निकल जाता है, ऑटोमेटिकली रप्चर होता है चीक के अंदर से। एग्जैक्टली वही बकल एपिथेलियम को आइसक्रीम स्पून का यूज करके निकालेंगे। ग्लास स्लाइड लेंगे, एक ग्लास स्लाइड के ऊपर ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे, वहां पर किसको डालेंगे? ये वाटर ड्रॉप है, ये वाटर ड्रॉप है, और इस वाटर ड्रॉप पे वो स्क्रैच किया हुआ स्क्रैच्ड बक्कल एपिथेलियम जो चिक से हमने लिया था। किससे? चीक से लिया था, ठीक है। हाँ, इनसाइड सरफेस एरिया को स्क्रैप करेंगे चीक के, ठीक है। चीक के इनसाइड सरफेस एरिया को हम लोग लेकर स्क्रैच करेंगे, उस पानी की ड्रॉपलेट में डालेंगे और क्या करेंगे? इस मटेरियल को ग्लास स्लाइड पर इवनली स्प्रेड करेंगे। क्या करेंगे? ग्लास स्लाइड पर इवनली, ये ऐसे मान लीजिए,
इवनली क्या करा, स्प्रेड किया, ठीक है, इवनली स्प्रेड किया। टू कलर द मटेरियल वी पुट ऑन ए ड्रॉप ऑफ मिथिलीन ब्लू। क्या डाला इसने, मिथिलीन ब्लू। ब्लू कौन, ब्लू कलर का बनाते हैं मिथिलीन ब्लू। यहाँ पे क्या डाला, MB लिख रही हूं मैं, ठीक है, मिथिलीन ब्लू डाला हमने। Now the material is ready for observation under microscope. Do not forget the put cover slip on it. What do you observe? What is the shape of the cells we see? Draw it on this. सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि चिक्की अपन ने जो एपिथेलियम है उसको निकाला, बकल एपिथेलियम को निकाला और निकाल करके क्या किया, पानी की ड्रॉप वाली स्लाइड पे डाल दिया, उसको इवनली स्प्रेड किया, मिथिलीन ब्लू कलर डाला, कलर डालने के बाद उसको माइक्रोस्कोप पे स्टडी की कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। होती कोशिश पूरा पूरा ट्राई करेंगे कि ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लैब में कर सके, ट्राई करेंगे पूरा पूरा, देखते हैं क्या होता है आगे। सो इसमें क्या होता है कि इसके बाद जब हमने ये सारा प्रोसेस किया, इसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है, इसके अंदर माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी भाई, जो अभी यूज आ रही है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। सिंपल माइक्रोस्कोप की स्टडी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। चीजें पुरानी भूलनी नहीं है, ठीक है। फिर इसको स्टडी करना है अपने को कि कैसे सेल्स दिखाई देती है, भाई सेल्स में क्या दिखाई देता है, न्यूक्लियस है क्या नहीं है, वो सारी एक्टिविटी हमें देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुछ वहां पे क्या होंगी, डार्कली कलर्ड होंगी, क्या होंगी, डार्कली कलर्ड होंगी, जो डार्क कलर की होंगी, और कुछ क्या होंगी, और वो हो सकता है कि स्फेरिकल शेप की हो या ओवल शेप की हो या डॉट लाइक स्ट्रक्चर हो नियर द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर ईच सेल। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि ये सेल है, ये सेल का पार्ट है, इसके सेंटर में आपको डार्क कलर की कोई स्ट्रक्चर दिख रही है, ये साइड में दिख रही है या सेंटर में दिख रही है, पहली चीज, या फिर सेंटर में आपको कोई डॉट मटेरियल दिख रहा है, वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि डॉट मटेरियल को हम किससे बना रहे हैं, कब से, न्यूक्लियस को बना रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और क्या देखना है कि सिमिलर है कुछ स्ट्रक्चर ऑनियन पील में या नहीं है, ठीक है। तो ये जो डॉट वाला मटेरियल हमें दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है हमको, वो दिख रहा है हमको न्यूक्लियस। क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस। और इसमें सेल्स क्या होंगी, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स दिखाई देंगी, डिफरेंट काइंड। अब इसमें कलर और मतलब जो कलर है, इसमें पहले देखो कि शेप्स अलग अलग दिखेंगे, क्या शेप। और जो कलर में डिफर आएगा, कलर में जो डिफर आएगा वो किससे आएगा, कि हो सकता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो डार्क कलर का हो, ठीक है, और न्यूक्लियस जो है वो लाइट कलर का हो। क्लियर है चीजें, चीजें क्लियर है, या हो सकता है वाइस वर्सा हो, ऑपोजिट, डिपेंड्स ऑन डाई वी आर यूजिंग, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम कि जो न्यूक्लियस है वो है क्या, एक्चुअली कैसा होता है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज, न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, चलो अंडरलाइन कर लेते हैं इसको। न्यूक्लियस कैसा होता है, डबल लेयर का होता है। कैसा होता है, डबल लेयर का होता है। उस डबल लेयर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सबसे पहली चीज आ गई हमारे पास कि जो सेंट्रल पार्ट दिखा हमको सेल में, डॉट मटेरियल, वो क्या है, न्यूक्लियस है। पहला ये चीज बोली। न्यूक्लियस है क्या, न्यूक्लियस के चारों ओर एक डबल लेयर कवरिंग होती है। न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, इसके चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस तो डबल मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगी वो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएगी, ठीक है। और ये क्या है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside। मतलब है क्या, इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स प्रेजेंट होंगे, पोर्स डिफरेंट कलर से बना दिया कि दिख जाए,
कुछ पोर्स प्रेजेंट होंगे और ये पोर्स क्या काम करते हैं, ये पोर्स अलाउ करते हैं टू द ट्रांसफर कि चीजें बाहर जाएंगी अंदर आएंगी, ये क्या हो गया, इट इज ट्रांसफर। ये न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं, ट्रांसफर का काम करते हैं चीजों। The nucleus to this outside, that is to the cytoplasm, which we will talk about the section। पहले हमने जो टॉक आगे हम बात करेंगे कि ये ट्रांसफर है वो कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म तक हो रहा है। कहाँ तक हो रहा है, साइटोप्लाज्म तक हो रहा है। तो ये आगे हम स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस के इनसाइड और आउटसाइड जो ट्रांसफर है वो करने के लिए न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस के आउटसाइड होता क्या है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस की एक्टिविटीज चल रही हैं। ओके, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। क्या दिखेगा हम न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम दिखाई देंगे जो किस शेप के होते हैं, दैट आर रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, सेल इसके बाद इनसे क्या करती है, डिवाइड करती है। ये शेप वाले स्ट्रक्चर रोड शेप का होता है, सेल को डिवाइड करना। आओ समझो, न्यूक्लियस है कैसे है, क्या है, समझ आ गया। न्यूक्लियस में क्या होती हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा इस मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये पोर्स क्या करते हैं, ये ट्रांसफर का काम करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ये ट्रांसफर का काम करते हैं। नेक्स्ट चीज अब चीज क्या आगे आती है कि ये पोर्स जो है ये काम कर रहे हैं और न्यूक्लियस में और क्या चीज होती है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। क्या होते हैं, क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम कैसे होते हैं, रॉड शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं। क्लियर है चीजें बच्चों, कि रॉड शेप के होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम है वो होते क्या है, ये क्रोमोसोम की बात करते हैं हम। पहले न्यूक्लियस की बात हो गई और ये क्रोमोसोम हमें अपीयर कब होंगे, जब सेल को डिवीजन करना होगा। ये क्रोमोसोम रॉड शेप के कब दिखते हैं, जब सेल को डिवीजन करना होगा। चीजें क्लियर है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले लो। ये भी एक फ्लो चार्ट की तरह बना लेना कि न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। चलो बच्चों, ये चीज हमारी क्लियर है। इसके बाद क्या है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। अपने को पता है न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम है कैसे, थोड़ा स्माइलिंग फेस बना देते हैं यार इसको। है, अब सही लग रहा है ना, सही दिख रहा। ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो क्या है बच्चों, क्रोमोसोम contain information for inheritance of the character from parent to next generation। जो हमारे पेरेंट्स हैं और हम में, पेरेंट्स एंड चाइल्ड मानते हैं हम, चाइल्ड और पेरेंट्स, ये पेरेंट्स की क्या है, नेक्स्ट जनरेशन। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जनरली कहा जाता है कि ये मम्मी पे गया है या ये पापा पर गया है। मतलब कुछ जो कैरेक्टर्स हैं, सारे नहीं क्योंकि हम हाइड्रा तो है नहीं, तो कुछ कैरेक्टर्स जो हैं आप अपने मम्मी पापा से रिजेम्बलेंस रखते हो। ठीक है, ओके। तो वो कैरेक्टर्स रिजेम्बल होते कैसे हैं, क्रोमोसोम के थ्रू। बिकॉज क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस में मौजूद
न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम्स इस बात की पुष्टि करते हैं, इस बात को कंफर्म करते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स हैं फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू हिज और हर जो भी है देयर नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर्स हैं वो आते हैं, तो वो कैसे आते हैं, ठीक है, वो आते हैं क्रोमोसोम्स के थ्रू। तो क्रोमोसोम्स का पहला काम क्या हो गया कि नेक्स्ट जनरेशन में पेरेंट्स की नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स को इनहेरिटेट करना, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। हो गई चीजें क्लियर? अब नेक्स्ट बात हम करें, और ये ट्रांसफर होता कैसे है? डीएनए से। दो न्यूक्लिक एसिड है, दैट इज डीएनए एंड दैट इज आरएनए। हम में क्या मौजूद है? डीएनए। इसके बारे में आप फर्दर क्लासेस में स्टडी करोगे कि डीएनए क्यों, डीएनए ज्यादा छोटी सी चीज, डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों होता है, उसमें ऐसा क्या मौजूद होता है कि वो स्टेबल होता है कंपैरेटिवली आरएनए, और हमें स्टेबिलिटी की नीड क्यों होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, ठीक है, और हमारी डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में डीएनए ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है। सो डीएनए की फॉर्मेट में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेट में जो है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेट में कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेके आते हैं। क्रोमोसोम्स है क्या? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने, ठीक है। क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन की हम बात करें तो क्या लिखेंगे? डीएनए प्लस प्रोटीन। क्लियर? चीजें क्लियर हो गई क्या बच्चों? अब डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट इज necessary for constructing and organizing the cell। अब सेल को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए कि चीजें कैसे करनी है, उसको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में करवाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? क्या रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए का मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल का काम क्या लिखोगे आप लोग? डीएनए मॉलिक्यूल का काम आता है तो क्या लिखोगे? डीएनए मॉलिक्यूल इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करवाना और ऑर्गेनाइजेशन। कंस्ट्रक्शन फॉर नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्लियर है चीजें? इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन फॉर नेसेसरी इंफॉर्मेशन। और दूसरी चीज क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ सेल के लिए। किसके लिए? ऑर्गेनाइजिंग ऑफ सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और द फंक्शनल यूनिट सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम रोड शेप स्ट्रक्चर की फॉर्मेट में प्रेजेंट रहते हैं, और ये क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन से। डीएनए क्या है? डीएनए एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है जो क्या करता है? दो काम करता है। वो कंस्ट्रक्शन ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन करता है फ्रॉम द सेल, एंड दूसरी क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल करता है, ठीक है। और क्रोमोसोम का काम क्या है? क्रोमोसोम का काम है पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस करना थ्रू द डीएनए। क्लियर चीजें? क्रोमोसोम डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। काम क्या करता है? पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेंस करता है कैरेक्टर्स को थ्रू दी डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है जो दो काम करते हैं बेसिकली, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल।
ठीक है, ये दो काम किसके हैं? डीएनए के हैं। डीएनए के बाद आता है जीन। तो डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड जीन। ठीक है, क्लियर चीजें? यहां समझते हैं हम, है ना, यहाँ फटाफट से। क्रोमोसोम क्या है? सबसे पहली बात, चीजें फटाफट क्लियर होगी, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। रोड शेप्ड स्ट्रक्चर है जो किससे मिलकर बना है? डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है। काम क्या है इसका? फंक्शन क्या है इसका? इंफॉर्मेशन का इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन या पेरेंट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इन द फॉर्मेट ऑफ डीएनए, ऑफ डीएनए। और डीएनए क्या है? अब नेक्स्ट बात हम करें, एक चीज ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज, डीएनए क्या है? डीएनए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो करता क्या है? दो फंक्शन है इसके, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क, कंस्ट्रक्शन, सेल पे कंस्ट्रक्शन करेगा। दूसरी चीज क्या करेगा? गेट मतलब इंफॉर्मेशन, किसको? इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करवाएगा। और दूसरी चीज डीएनए क्या करता है बच्चों? डीएनए दूसरी चीज करता है ऑर्गेनाइजेशन करने का। किसका? ऑर्गेनाइजेशन करने का काम। और डीएनए की फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। थर्ड चीज, जीन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। क्या चीजें क्लियर हो गई क्या? चीजें क्लियर है? व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज जीन? गोइंग थ्रू हो जाओ, चीजें हो गई है ये। ये रहे हम यहाँ पे आ। Cell is about to divide. Chromosome contains the information for the inheritance of the parent. DNA हो गया हमारा। DNA प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ लिया। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये आप लोगों ने देख लिया। नेसेसरी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। इन ए सेल which is not dividing, this DNA is present as part of chromatin material. कुछ सेल्स ऐसी हैं जो डिवाइड नहीं करती हैं। नो डिवीजन अवेलेबल। ये बच्चों आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को पढ़ करके आना है। ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं करती हैं? आई विल डिस्कस टुमारो अबाउट दैट, ताकि आप लोग ढूंढे इस चीज को कि जो सेल्स डिवीजन नहीं करती है, क्या जो सेल्स डिवीजन नहीं करती है उन सेल्स में डीएनए जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्मेट में पड़ा रहेगा। किस फॉर्मेट में? क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्मेट में पड़ा रहेगा। क्लियर है क्या चीजें? क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्स मास। ऐसे एंटेंगल मास का मतलब है कि ऐसे एक थ्रेड की फॉर्मेट में, लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेगा। कब? whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized to the chromosome। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जब अपन
ऊन या कुछ चीजें होती है ना कि धागे उलझे हुए पड़े रहते हैं जब तक उनका यूज नहीं हो, रॉ मटेरियल एक कोने में पड़ गया, मतलब ये चीजें मेरे पास पड़ी है धागे वगैरह, मेरे किसी काम के लिए मैंने फोल्डेड किया उसको एक कोने में फेंक दिया। मतलब डीएनए मतलब मेन काम क्या है क्रोमोसोम का, डिवाइड करना। डिवाइड करके क्या करना, डिवाइड करके क्या करना, नेक्स्ट जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। मान लीजिए कि एट द डिवीजन कोई डिवीजन नहीं हो रहा तो डीएनए क्या काम करेगा, डीएनए कोई काम का नहीं है एक तरह से, एक एग्जाम्पल, वैसे काम का तो है बच्चों, ऐसा नहीं है, मतलब हम डिवीजन की केस में बात करें तो काम का नहीं है, उसको फोल्ड करके एक कोने में फेंक दिया, ठीक है, पड़ा रहेगा एक कोने में। लेकिन जब तक सेल डिवाइड नहीं कर रही है ओनली तब तक, जब सेल ने डिवाइड करना शुरू कर दिया तब क्या होगा, सेल ने डिवाइड करना शुरू कर दिया, पहले तो वो एंटेंगल मास के रूप में थ्रेड की फॉर्मेट में हुआ, जैसे सेल ने डिवाइड करना शुरू किया वो मटेरियल क्या हुआ, ऑर्गेनाइज बिहेवियर में होगा, क्योंकि उसको क्या करना है, क्रोमोसोम के फॉर्मेट में काम करना है। ओके, क्लियर है चीजें, मतलब डिवीजन के पहले क्या है, वो एक एंटेंगल मास की थ्रेड के रूप में पड़ा हुआ है, और जैसे ही पता चला कि डिवीजन करना है तो उसको हम ऐसे तो नहीं कि पता कि धागा ये यूज करना है उसको लेके और उसको सुलझाने लगता है, एग्जैक्टली वैसा ही है, ठीक है, क्लियर चीज है। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस जो है वो सेल में सेंट्रल रोल प्ले करती है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। क्यों, सेलुलर रिप्रोडक्शन मतलब सेल्यूलर रिप्रोडक्शन मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है डिवीजन ऑफ सेल। क्या मतलब है, क्लियर चीजें क्लियर, कि सेल का डिवीजन करना है, सेल का मतलब काम मेनली सेलुलर रिप्रोडक्शन का। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस सेंट्रल रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन के, ठीक है, और करता क्या है, हाँ आगे बात करते हैं हम कि न्यूक्लियस क्या करता है, सिंगल सेल को डिवाइड करवाता है, ठीक है, और दो सेल बनती है, एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाएगी, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रिप्रोडक्शन और डिवीजन ऑफ सेल। क्लियर चीजें, और ये क्या है, और दूसरी चीज क्या कर रही है ये न्यूक्लियस, इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट में डिटरमाइन कर रही है द वे सेल विल डेवलप एंड व्हाट विल फॉर्म एग्जिबिटिंग एंड मैच्योरिटी। मतलब ये क्या काम कर रही है कि ये डिटरमाइन कर रही है कि सेल डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट ऑफ सेल कैसे होगा। और दूसरी चीज क्या कर रही है ये, दूसरी चीज ये कर रही है कि मैच्योरिटी कैसे आएगी, केमिकल एक्टिविटीज कैसे कंडक्ट होगी, एक तो डेवलपमेंट हुआ, फिर क्या होगा, डेवलपमेंट के बाद क्या आती है, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी आती है, एंड केमिकल्स का यूज कैसे होना है वो डिसाइड होता है, ठीक है, केमिकल्स का यूज कैसे होता है, केमिकल एक्टिविटीज कैसे होती है वो डिसाइड होती है। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियर रीजन के अंदर सेल जो है, सेल जो है इस चीज को कंडक्ट नहीं करवाती है। क्यों, क्यों, या फिर हम बोले कि डिफाइन कैसे होता है वो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस में सेल को हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते कि सेल कैसे दिखती है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट रोल है, और वो इम्पोर्टेंट रोल नहीं होने की वजह से हम क्लियरली विजिबिलिटी नहीं दिखा पाते कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियल सेल जो है वो दिखती कैसी है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन containing only nucleic acid, it is called a nucleoid, ठीक है, मतलब अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में क्लियरली मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देती है, और ड्यू टू दिस
थिंग, हम उसे डिसाइड नहीं कर पाते कि उसमें जो न्यूक्लिक एसिड जो कंटेनिंग चीज है वो न्यूक्लियस है, इसीलिए उसे एक टर्म दी है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप कि बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया दैट आर yet that have absence of nuclear membrane and clearly visible nuclear membrane, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। This undefined such this undefined nuclear region is not nucleus, it is called in terms of bacteria that is nucleoid। ठीक है, चीजें क्लियर है क्या? चीजें क्लियर हो गई। The such organisms whose cell lack a nuclear membrane are called prokaryote। प्रिमिटिव, मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म में भी बता दी थी ये चीज। सेल्स होती है दो टाइप की, ठीक है। सेल्स जो हैं दो टाइप की होती है बेसिकली अकॉर्डिंग टू इस डेवलपमेंट। प्रो मतलब प्रिमिटिव। बायो की कुछ टर्म्स हैं जो हमेशा वैसी की वैसी रहेगी, कभी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। सेल अकॉर्डिंग टू सेल, सबसे पहली चीज अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्लियरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर और नॉट, क्लियरली अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन it is divided into subparts that are prokaryotic plus eukaryotic। ओके, क्लियर है चीजें। अब प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ कैरियोन। प्रो मतलब प्रिमिटिव एंड कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। और यूकैरियोट में यू का मतलब होता है ट्रू, और ये चीज हमेशा बायो में बनी रहेगी। ये प्रो मतलब प्रिमिटिव होता है, यू मतलब ट्रू होता है एंड कैरियोन मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स जो है सेल के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। मतलब अगर मेम्ब्रेन क्लियरली विजिबल नहीं है, ठीक है, उसे न्यूक्लियोइड बोलेंगे। और वो न्यूक्लियोइड प्रेजेंटिंग सेल को बोलेंगे क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन बाउंड और क्लियरली विजिबल है दैट विल कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है चीजें? अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए ये भी, क्योंकि आपका जो चैप्टर है उसको कंसाइज कैसे करोगे आप? ऐसे ही करोगे ना कि चीजों को छोटा छोटा कर दो तो कंसाइज हो जाएगी चीजें। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें क्या हुआ? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होते हैं। दो डिफरेंस हमें देखने को मिल गया प्रोकैरियोटिक सेल में। पहला प्रिमिटिव टाइप की सेल है, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है जिसे हम बाद में न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज डिफरेंस क्या देखने को मिली हमको कि उसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज भी नहीं होंगे। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज भी मौजूद नहीं होंगे। चीजें क्लियर? क्लियर चीजें। नेक्स्ट, और ये चीजें कहाँ प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल में ये चीजें प्रेजेंट रहेंगी। Many of the function of such organelles are also performed by poorly organized part that is in cytoplasm। क्लियर चीजें हैं। अगर वो उनमें
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो हमने उसे न्यूक्लियोइड बोल दिया। अब वो प्रिमिटिव टाइप का है, तो प्रिमिटिव टाइप के होने के जो फंक्शन होने चाहिए, मतलब ऑर्गेनली नहीं है, पहली चीज ऑर्गेनली एब्सेंट है, तो वो ऑर्गेनली जो काम करते हैं वो काम क्या इनमें नहीं होंगे। पहली चीज, पहला क्वेश्चन आता है कि जो काम ऑर्गेनली करते हैं, जैसे कि आपको बताऊं, ऑर्गेनली से गोल्गी बॉडी हो गई, हम आगे पढ़ेंगे, ईआर हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो चीजें जो काम करती है एक्चुअली, जैसे गोल्गी बॉडी का काम है पैकेजिंग का, तो क्या ये काम नहीं होंगे सेल में, है ना। ये मान के चले हम, पुराना पढ़ा हुआ रिकॉल करो, याद आएगा। डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक ही सेल या जो पुअरली प्रेजेंट, इसमें आगे दिया हुआ है कि पुअरली जो सिस्टम प्रेजेंट है, जो क्लियर विजिबल और बहुत ऑर्गेनाइजिंग बिहेवियर में नहीं है, वो ही मैनेज करता है सारी चीजों को, वो चीजों को मैनेज करता है होने के लिए, ठीक है, क्लियर। The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles, bag-like structure, but not with plastid as in prokaryotic cell. मतलब हुआ क्या कि क्लोरोफिल जो है बैक्टीरिया में वो कुछ काम करता है फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है, जो लाइट को लेता है और अपना फूड बनाता है, ठीक है। उन बैक्टीरिया में क्लोरोफिल जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है टू परफॉर्म द एक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनमें क्या होता है कि क्लोरोफिल जो है, जो फोटोसिंथेसिस में काम कर रहा है, वो एक मेम्ब्रेनस वेसिकल में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में होगा, ठीक है। प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेली है, हमने क्या बोला, सेल ऑर्गेनेली क्या है, टोटली एब्सेंट है। अगर सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है तो क्या होता है कि क्लोरोफिल तो उसमें प्रेजेंट रहेगा और वो अलग से बैग में प्रेजेंट होगा, क्या होगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर में क्लोरोफिल होगा, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें प्लास्टिड नहीं है, जहां पे जनरली केमिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जहां पे जनरली केमिकल प्रेजेंट होते हैं वो प्लास्टिड वहां पे अवेलेबल नहीं। क्लियर हो गई चीजें। नेक्स्ट बात हम करेंगे ये प्रोकैरियोटिक सेल आपको दिखाई देगी, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इजीली विजिबल हो। ये एक बैक्टीरिया की सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब किसकी है, बैक्टीरिया की सेल, बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में होता क्या है बच्चों, ये सेल बनाई हुई है, ये सबसे पहली चीज, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, और मेम्ब्रेन तो होगी, मेम्ब्रेन तो होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, जो आउटर कवरिंग है ये वाली। नेक्स्ट ये जो इनर कवरिंग है दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अलावा क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस नहीं है, सबसे पहली चीज न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो न्यूक्लियस की जगह पे जो क्लियर विजिबलिंग नई चीज दिख रही है आपको, कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियोइड, ठीक है। और ये फ्लैजिलास वगैरह हैं जो बैक्टीरिया को मूवमेंट पे काम करते हैं, और ये है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। और यहाँ मान लीजिए कि ये जो चीज है नेटवर्किंग है, मान लीजिए कि ये क्या है, ये वही चीज है जो हम अभी पढ़ रहे थे, दैट इज कि प्लास्टिड की जगह पे क्लोरोफिल रखने के लिए, प्लास्टिड की जगह क्लोरोफिल रखने के लिए एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है फॉर क्लोरोफिल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म आता है आपके पास, ठीक है। अब न्यूक्लियस में मैंने इतना टाइम क्यों दिया, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ क्रोमोसोम आया, डीएनए आया, न्यूक्लियोइड आया, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी थी, और न्यूक्लियस जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्टिविटीज करने में, इसलिए हमने न्यूक्लियस को अच्छा खासा टाइम दिया, और एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग भी उस अच्छे खासे टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। जो साइटोप्लाज्म है, जब हम टेम्परेरी माउंट को देखते हैं अनियन पील में, ह्यूमन चीक में देखते हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल है वो किससे घिरा हुआ है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। हुआ क्या, आइए बच्चों, ये सेल है ना,
इसको हमने क्या कहा था कि हमने इसको क्या दिया, कोई डाई दी, डाई से कलर किया, ठीक है। और सबसे पहली चीज सेल है, ये सेल मान लेते हैं, ये वाली सेल है, ठीक है। अरे यार वापस बनाते हैं इसको। ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, है ना, और ये है सेल। ये प्रेजेंट है हमारा क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। बाकी बचा हुआ पार्ट है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब बोल क्या रहे हैं हम कि we can see large region which each cell encloses by cell membrane। सेल का जो रीजन है वो सेल का रीजन कौन कवर किए हुए हैं, मेम्ब्रेन कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो जो एक बड़ा पार्ट है वो स्टेन को नहीं ले पाता, इस टाइप के स्टेन को नहीं ले पाता, वो लाइटली कलर हो जाता है और वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। चीजें क्लियर है। साइटोप्लाज्म है क्या एक्चुअली, ये फ्लूइड कंटेंट है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेल में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तीन चीजें बनी हुई है ना, सीधी सीधी चीजें, न्यूक्लियस है, सेल है, और मतलब अगर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है उसमें क्या, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। चीजें क्लियर, पहुंच जाओगे MCN करते हुए, ठीक है। It also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles perform a specific function for the cell. साइटोप्लाज्म में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनेली प्रेजेंट रहते हैं, वो ऑर्गेनेली डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, डिफरेंट डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटी, डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। द सेल ऑर्गेनेली आर एनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल ऑर्गेनेली जो है वो भी मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, इसीलिए द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली भी एब्सेंट होती है। भाई जब न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं, तो बाकी में भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, प्रिमिटिव टाइप की सेल्स हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। और अगर हम बात करें किसकी, यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है और मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में हम साथ साथ करते जा रहे हैं। नेक्स्ट आएगा, क्वेश्चन पूछूंगी और वो नहीं आया तो फिर देखियो तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, the significance of membrane can be illustrated with the example of virus, ठीक है। वायरस में मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसीलिए वो लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते। सबसे पहली चीज वायरस, आप लोगों ने सुना है वायरस के बारे में, वायरस इज नॉट वीरू सहस्त्र बुद्धि ऑफ 3 इडियट्स। वायरस है कोरोना वाला वायरस, सबसे ज्यादा जानते हैं सब लोग अच्छे से उनको। तो वो वायरस हमें इतना इफेक्ट क्यों किया, सोचा कभी किसी ने कि जुकाम होता है तो राइनो वायरस से ठीक हो जाता है। राइनो वायरस का भी बहुत लेट ट्रीटमेंट निकला था और अभी भी उसका साइकिल कंप्लीट होता है, उसके बाद ही ठीक हो पाते हैं। बाकी चीजें हम एंटीबैक्टीरियल से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, पर इन चीजों का नहीं निकल पाता जो वायरस कॉज करता है। वायरस एक बहुत ही जादूगर टाइप प्राणी है, ठीक है। वायरस दिखने में क्या लगता है कि डेड पड़ा हुआ है, लेकिन वो इतना चालाक है, इतना चालाक है, वेरी चालाक ब्रो। वो करता क्या है, आपकी मशीनरी यूज कर लेगा आप में घुस के। भाई बहुत सिंपल है, मेरे पास कोई मेम्ब्रेन नहीं, कुछ नहीं, दिखने में क्या लगता है, कितना भोला सा इंसान, कितना भोला सा आदमी की कुछ नहीं है बेचारे के पास, ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन अगर एक बार वो आपकी बॉडी में घुस गया, ठीक है, बाहर आराम से पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, नॉन लिविंग थिंग है, आपकी बॉडी में घुस गया तो वो इतना चालाक है कि आपकी बॉडी की मशीनरी को खुद के लिए यूज करेगा, ठीक है। तो उससे हुआ क्या,
कि आपकी बॉडी जो पहले अच्छे से बॉडी के लिए काम कर रही थी वो दूसरे काम करने में लग जाएगी, नहीं लग जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें अफेक्ट करती है। ये वायरस बॉडी के बाहर डेड सेल के रूप में, लेकिन बॉडी के अंदर वही वायरस किस रूप में है, बॉडी के अंदर वही वायरस एक लिविंग सेल की फॉर्म में सेल मशीनरी बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले डिफरेंस साइज का। जनरली जो साइज है, साइज ऑफ दिस सेल बहुत ही स्मॉल साइज की है। ये नॉर्मल चीजें याद रख लीजिएगा, याद होता है तो माइक्रोन्स में होता है, मतलब कुल मिला जनरली लाइट जो साइज है वो लार्ज होता है। ये माइक्रोमीटर है भाई, माइक्रोमीटर मतलब माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। ये देखो आगे रिजेंबल भी किया हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है, न्यूक्लियर रीजन इनमें कैसा होता है, वेल डिफाइंड होता है, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन एब्सेंट, एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्रोमोसोम सिंगल होते हैं, क्रोमोसोम मोर देन वन होंगे। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें प्रेजेंट में दो टाइप आएंगे, एक डबल मेम्ब्रेन हो सकता है या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। देख लो फटाफट से कैसे फिलअप करना है। नेक्स्ट बात है सेल ऑर्गेनेल्स की। तो बच्चों आई गेस आपका 60% कंटेंट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास दो चीजें बच रही है, दैट इज सेल ऑर्गेनेली एंड दूसरी चीज इसी का सब पार्ट अगर हम बोले बाद में, मतलब एक चीज तो ये बच रही है सेल ऑर्गेनेली, और तीसरा पोर्शन आपका एक बच रहा है, वो बच रहा है क्या, डिवीजन, ठीक है, वो बच रहा है डिवीजन। सो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके भले होने से दूसरे किसी का और भला हो जाए तो आपका भी भगवान जी भला कर देंगे। और खुद का भला तो कर ही लो भाई, दूसरों का करो नहीं करो, अपना तो कर लो कम से कम, है। मजे भी आएंगे पढ़ने में, धीरे धीरे पढ़ोगे मजे आएंगे, सब कुछ होगा। और रही बात एक्टिविटीज की, आई एम ट्राइंग कि एक्टिविटीज भी आपकी हो जाए जो उसमें लिखी है, ताकि मतलब जो प्रैक्टिकल नॉलेज हो उसमें बहुत ज्यादा मजा आ जाए आपको, ठीक है। सो आगे की चीजें हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दी योर नेक्स्ट प्रिपरेशन और फॉर दी स्टडीज, एंड बाय बाय।